दिक्कत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लेसन नंबर 16 और 17 की। अगर हो सका तो 18 भी इसी में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा देखना है पीछे। तो हम जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट थी हम देख कर आए हैं। उसमें हम जो कैश में कमी या जो बैलेंस शीट में कमी या इजाफा हो रहा था, हम उस कमी या इजाफे को लिख रहे थे। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा पीछे आके एक चीज को रिपीट करता चलूं। यहीं पे लिख लेंगे। हमने बात की थी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में कि अगर एसेट इंक्रीज हो या डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। एसेट इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। ठीक है। तो ये कैश आउटफ्लो है। इसमें क्या होता है, हम इसको नेगेटिव वे में लिखते हैं। ये नेगेटिव फिगर है। इसके अपोजिट डिक्रीज इन एसेट हुआ है या इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी हुई है। तो ये कैश इनफ्लो है। हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है। ये तो होगी हमारी बात। हम इसमें क्या करते थे, इंक्रीज डायरेक्ट उठाया, आउटफ्लो है इनफ्लो है लिख के तो अपना वैल्यू कैलकुलेट कर ली। पिछले क्वेश्चन में भी हम यही चीजें डिस्कस करके आए हैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन एक्चुअली जो वो था कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड। हम इनडायरेक्ट वे में कैश फ्लो कंसिडर करते हैं। डायरेक्ट मेथड हम थोड़ा सा सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्टली एक्चुअली लिखते हैं कि हमें कहां कहां से कैश आया और कहां कहां हमने कैश पे किया। अब देखिएगा, क्रेडिटर्स को मर्चेंडाइज को कैश की पेमेंट करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, आप लेंगे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितनी हमारी गुड्स सेल हुई है उनकी कॉस्ट, हमारी इन्वेंटरी में कितना इजाफा हुआ वो लेंगे, हमारे अकाउंट्स पेएबल में कितनी कमी हुई है वो लेंगे। इन तीनों को अगर हम ऐड आउट कर लेते हैं तो हमें मर्चेंडाइजिंग कैश पेमेंट निकल आएगी। इस तरह से अब देखें, कुछ इन्वेंट्री आपने फर्ज कर ले 50,000 की सेल कर दी है। ये हाँ ठीक है, 50,000 की इन्वेंट्री आपने सेल कर दी है। तो आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी थी 20,000 की थी, 30,000 रुपये हो गई है। 10,000 ये भी आ गया। देखिए ये भी तो, 10,000 की ये चीजें खरीदी, 50,000 की ये खरीदी, टोटल 60,000 की होगी। फिर पता चला हमने अकाउंट्स पेबल को कुछ पेमेंट भी की है, हमारे अकाउंट्स पेबल भी कुछ कम हो गए हैं। ठीक है। तो जितने वो 5,000 के उनको पेमेंट भी हो गया, तो वो 5,000 भी यहाँ आ गया। ये तीनों पेमेंट्स हमारी यहाँ पे ऐड होकर आनी। या दूसरे केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस डिक्रीज इन्वेंट्री। जितनी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो तो ये केस है, डिक्रीज हो तो ये केस है। और इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ है। तो अगेन वही बात है, यहाँ भी सेम केस देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपनी जगह स्टैटिक मौजूद है। एसेट इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे वो ऐड हो रहा है, क्योंकि पेमेंट की है ना हमने, पेमेंट के लिए वो ऐड होगा। कैश आउटफ्लो, हम आउटफ्लो निकाल रहे हैं, तो आउटफ्लो के लिए ये ऐड होगा। और डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ठीक है, ये लाइबिलिटी जो है ये भी डिक्रीज हुई है, तो ये भी कैश आउटफ्लो है तो ऐड होगा। ये तीनों कैश आउटफ्लोज है, तीनों ऐड होंगे तो हमारे पास कैश पेमेंट आ जाएगी। या रिवर्स होगा तो वो माइनस हो जाएंगे तो कैश पेमेंट आ जाएगी। इसी तरह आगे चलेंगे। आप कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो जितना इंटरेस्ट आपने पे किया, इंटरेस्ट पेबल जितना भी है, ठीक है, उसमें टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी में से माइनस कर दे तो आपका इंटरेस्ट पेबल कैश पेमेंट आ जाती है। फर्ज करिए आपका इंटरेस्ट टोटल बनता है 30,000 का। इसमें से इंटरेस्ट पेबल 10,000 मौजूद है, वो माइनस कर दे, बाकी कैश पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। सेम कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है। इसमें क्या कैटेगरी है कि मैंने इनकम स्टेटमेंट में लिखा है कि मेरा 36,000 का टैक्स एक्सपेंस है। बैलेंस शीट देखता हूं तो 2,000 का टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। पहले को
गवर्नमेंट का 30,000 देने वाला था वो 28,000 रह गया, तो उसका मतलब है कि 36,000 मैंने ये दिया और 2,000 ये है, टोटल मैंने 38,000 पे किया है। कैश पेमेंट क्या आ गई? 38,000। इसी तरह से और चीजें नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पोर्शन उसने डायरेक्टली एक्चुअल लिखा है, एक कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ, इंटरेस्ट और डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, कैश इनफ्लो हो गया, फिर कितना सप्लायर्स को कैश पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, माइनस किया, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे बात करेंगे। वो क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। हम कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं। कोई लोन हमने बारो किया है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश पे टू अक्वायर एसेट, को कैश पे किया है एसेट अक्वायर करने के लिए, तो ये भी कैश की पेमेंट हो गई। जहां जहां कैश की इंक्रीज डिक्रीज या कैश लेन देन आ रहा है, तो यहाँ पे देख क्या है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस हो जाएगा। लोन मेड टू बारोअर्स, हमने बारोअर्स को कुछ लोन दिया है तो वो आ गया। प्लांट परचेज किया, वो, ये तीनों आउटफ्लोज हो गए। इनफ्लो क्या आएगा? हमने अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी, हमने जो लोन दिया था वो कलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो लोन हम दे रहे हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो लोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और सीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, प्लांट सेल किया है तो ये वहां से कैश आ गया। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसमें अब वही चीजें आनी है। मैंने आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने बेशक इंडायरेक्ट मेथड में पिछली क्लास में ये बताया था, उससे प्रीवियस क्लास होगी शायद, कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप वो तीन मेजर आइटम्स, मैंने मेजर आइटम्स लिखी थी और तीन ही मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखी थी, उन छह को याद कर ले, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ की बात यही है कि शॉर्ट टर्म बारोइंग है, प्रोसीड फ्रॉम बॉन्ड पेएबल। ये प्रोसीड क्या मतलब है? इनमें इजाफा हो रहा है। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट की है तो वो नेगेटिव फिगर है, डिविडेंड पे किया है तो वो नेगेटिव फिगर है। बाकी पॉजिटिव है, एडजस्ट करेंगे तो 1 लाख की फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई। अब देखिए इन तीनों का हम एड बैक करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या थी, कितनी अमाउंट थी उसकी? 50,000। ये 1,15,000 आउटफ्लो है, 1 लाख, 1,50,000, तो 35,000 का हमारे पास नेट कैश आना है। और बिगिनिंग ईयर 40,000 है, तो टोटल हमारे पास कैश आ गया 75,000। ठीक है, ये क्लोजिंग आया जो बैलेंस शीट में शो होगा। अब यहाँ पे उसको एक डिटेल में वो करके एक तरतीब के साथ वो शो करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेसन आया ये है लेसन नंबर 18। ये नोट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हमारी चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक हो गई हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और फिफ्थ हमारे पास होता है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऊपर चीजें लिखी हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में, जो हम क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसमें नीटली हम जो प्रैक्टिस नोट्स थे, वो बेसिकली हमारे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कोई वर्किंग है, कोई इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग है, कोई बैलेंस शीट की वर्किंग है, कोई ऑनर्स इक्विटी की वर्किंग है, वो सारी हम नोट्स के अंदर लिखते हैं। हम वहां पे नंबरिंग देते जाते हैं और फिर उनको नोट्स में एक्सप्लेन करते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आगे काफी डिटेल में है, तो 3 4 5 लेक्चर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपके मिड टर्म में 18 लेक्चर्स हैं, तो हम जो इसमें थोड़े बहुत नोट्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर नंबर 16 और 17 आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।